कसाब के बारे में बताइए कि वो कितने दिनों तक आपके पास में था और कसाब बाकी आरोपियों से कैसे अलग था। वो ज्यादा हमारे सवाल को ठीक नहीं पाया और विद इन 24 आवर्स उसने सच उगलना शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उससे क्या बातचीत होती थी, जो इंट्रोगेशन के अलावा भी आप उससे अक्सर गपशप करते थे, बातचीत करते थे, तो क्या बातें बताता था? मेरा मकसद एक ही था, मैं बातचीत क्या करूं, मेरा मकसद ये था इसने ट्रेनिंग कैसे लिए, कैसे आए, क्या क्या उसको क्या क्या सिखाया, ये सब था, और उसके हैंडलर क्या है। अच्छा, उससे बातचीत में क्या आपको ऐसा लगा कि उसको अपने किए का पछतावा है? उसने इतने सारे लोगों की हत्या की, इतने बेगुनाहों की जान ली, उसको अपने किए का पछतावा था क्या? जरा भी पछतावा नहीं था, जरा भी पछतावा नहीं था। हमें किस किस तरह की जानकारी मिली जिससे कि पाकिस्तान के इस पूरे मामले में भूमिका जो है सामने आती है? लेकिन हमने बाद में जो एविडेंस दिए, इसके वजह से पाकिस्तान ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये कसाब हमारा आदमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 26 नवंबर 2008 की तारीख, मुंबई शहर या फिर कहें कि पूरा भारत कभी भुला नहीं पाएगा। ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई शहर पर अगले 59 घंटों तक कहर बरपाया था। कई बेगुनाहों की जान ली थी, कई सुरक्षाकर्मी उसमें शहीद हुए थे। इन 10 में से 8 आतंकियों को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी ने मार गिराया था और एक मुंबई पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया था गिरगांव चौपाटी पर। लेकिन 10 में से एक आतंकी ऐसा था जो कि जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल आमिर कसाब। और कसाब का जिंदा पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो इसलिए क्योंकि उसी के पकड़े जाने से इस साजिश के तार पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़े हैं, इस बात का खुलासा हुआ था। कसाब को पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस ने उसकी हिरासत ली थी और हिरासत में उससे पूछताछ की गई। तो जिन अधिकारी के पास कसाब हिरासत में आया था और एक लंबे वक्त तक हिरासत में था, जिन्होंने उससे पूछताछ की, उसका बयान दर्ज किया और मुकदमा चलाया और आखिर में उसे फांसी की सजा दिलवाई, वो अधिकारी रमेश महाले, जो कि इस वक्त इंस्पेक्टर थे, सीनियर इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाले साहब, आपका स्वागत है। महाले साहब, आपने अपने पुलिसिया करियर में कई सारे अपराधियों की कस्टडी ली, खून करने वालों की, चोरी करने वालों की, डकैती करने वालों की, लेकिन आप ही के पास ये कसाब भी आपका आरोपी बनकर आया आपकी कस्टडी में। कसाब के बारे में बताइए कि वो कितने दिनों तक आपके पास में था और कसाब बाकी आरोपियों से कैसे अलग था? कसाब मेरे कस्टडी में टोटल 82 डेज कस्टडी में था, क्योंकि 90 डेज के ऊपर कोई भी एक्यूज कस्टडी में होता नहीं है। विद इन 90 डेज हमको चार्जशीट डालनी है। हमको मैक्सिमम पुलिस कस्टडी मिलती है एक केस में मैक्सिमम 15 दिन। हमने 12 केसेस रजिस्टर किए थे, इसके लिए वो मेरे कस्टडी में 82 डेज था। ये पहली बात, कस्टडी की बात। दूसरी बात, आप बोले कसाब बाकी के एक्यूज से कैसा अलग था। सर, ये जो कसाब है वो टेररिस्ट था, हैंडल किया हुआ पाकिस्तान के लश्कर तैयबा ने उसको ट्रेनिंग दी हुई है। तो इसको हर एक तरफ की, हर एक प्रकार की उसको ट्रेनिंग दी थी। इसके लिए उसको फोड़ना मुझे लग रहा था कि बहुत कठिन होगा, लेकिन विद इन 24 आवर्स जो हमने उनको सवाल पूछे, वो ज्यादा हमारे सवाल को ठीक नहीं पाया और विद इन 24 आवर्स उसने सच उगलना शुरू किया। कसाब को जिंदा पकड़ना कितनी बड़ी उपलब्धि थी और उससे पूछताछ में आपको क्या क्या जानकारी मिली जिससे कि इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ? देखिए, हम उसको अच्छी बात करके, यानी क्योंकि उसको पकड़ने के बाद वो तो अकेला ही था, तो उसको अगर अच्छी बात करें तो एक टैक्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन की। मैं उसका ही आदमी हूं, उसको हेल्प करने के लिए बैठा हूं। अगर मैं ऐसी बात करूं तो वो सच्चा बताएगा, क्योंकि उसकी अगर स्टेटमेंट आप देखे जाओगे तो 300 साढ़े 300 पन्ने की स्टेटमेंट है।
आप अगर कन्फेशन देखो जाओगे तो 42 पेजेस के मैजिस्ट्रेट के सामने दी हुई स्टेटमेंट है, उसने पूरा उगलवा दिया था। अभी ये उपलब्धि आप बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अभी तक जितने भी फिदाइन अटैक हुए, अभी तक, अभी 2008 छोड़ो, अभी भी कोई भी रेड हैंडेड मीन्स फिदाइन अटैकर को अरेस्ट नहीं कर पाया। फिदाइन यानी क्या कि मैं मरूंगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवाऊंगा, मारूंगा। तो ये पहले वर्ल्ड में पहली केस है ये कि ये फिदाइन अटैकर मुंबई पुलिस ने पकड़ा गया। जी, तो आपने जैसा बताया कि उसके साथ आप उसके वेल विशर बन के भी पेश आते थे, तो कुछ दोस्ताना रवैया आपने उसके साथ अपनाया था। मैंने सुना है कि आपने ईद पर उसको नए कपड़े भी लाकर दिए थे। देखिए, ईद के लिए मेरे को कपड़े देना ही था, क्योंकि वो जब भी पकड़ा गया तभी उसके शरीर में कुछ खून के डब्बे थे, यानी कपड़े, तो वो हम लोग ने रिकवर करना ही है एविडेंस के तौर पर, इसलिए वो हमने रिकवर किए थे। जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो हॉस्पिटल का ड्रेस उसको दिया था। जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो एक कांस्टेबल ने उसको एक शर्ट पैंट दी। और एक शर्ट पैंट आदमी कितना दिन डालेगा? 10 दिन हुए एक ही शर्ट पैंट डाला है। मैं उनको पूछा कि बाबा रे आपका एक ही शर्ट पैंट है, तो बोला साहब ईद है। तो मैं बोला आपको क्या चाहिए ईद में? बोला 2 शर्ट पैंट चाहिए। मेरे को शर्ट पैंट देना ही है, क्योंकि एक शर्ट पैंट पे वो कितना दिन रहेगा? वो तो बदबू आएगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगा फिर उसके साथ। तो इसके लिए उसको 2 शर्ट पैंट अलग से दी। यही मेरे भाई साहब, मैं कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मेरे को वो करना ही है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उससे क्या बातचीत होती थी? जो इंट्रोगेशन के अलावा भी आप उससे अक्सर गपशप करते थे, बातचीत करते थे, तो क्या बातें बताता था? मेरा मकसद एक ही था, मैं बातचीत क्या करूं, मेरा मकसद ये था इसने ट्रेनिंग कैसे लिए, कैसे आए, क्या क्या उसको क्या क्या सिखाया, ये सब था। इसके पहले भी जो अटैक हुए उसमें क्या मालूमात है इसको, कैसा उसका वो जो 1 बरस वो ट्रेनिंग किया है उधर, 1 बरस में उसने कैसे ट्रेनिंग की, क्या खाता था, क्या पीता था, उसके माँ बाप क्या है, उसके भाई क्या है, उसकी सिस्टर क्या है, ये सब मालूमात, और उसके हैंडलर क्या है, हैंडलर्स के नाम क्या है, वही मैं, वो 250 पन्ना जो है वही मैं उसके पास से इंट्रोगेशन करके निकाल रहा था। अच्छा, उससे बातचीत में क्या आपको ऐसा लगा कि उसको अपने किए का पछतावा है? उसने इतने सारे लोगों की हत्या की, इतने बेगुनाहों की जान ली, उसको अपने किए का पछतावा था क्या? जरा भी पछतावा नहीं था, जरा भी पछतावा नहीं था। उसका मकसद ही ये था, उसको उसकी वैसे देखने को जाए तो उसकी गलती नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। गलती क्यों नहीं? क्योंकि उसको जब भी ट्रेनिंग को वो क्यों गया था उधर, एलईटी में क्यों शामिल हो गया कि उधर से मैं कुछ रिवॉल्वर लेके आऊं और मैं डकैती करूं, रॉबरी करूं, इसका मतलब वो था। लेकिन उधर वो ट्रेनिंग को घुसने के बाद उसको जो पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान में नमाज पढ़ने को देते नहीं है, हिंदुस्तान में मुस्लिम औरतों को, लड़कियों को रेप करते हैं, उनको मार डालते हैं, ये जो उसको बताया गया, उसके लिए उसका खून खौल उठा कि हिंदुस्तान को कुछ तो भी हमको लेसन दिखाना है। ये मकसद, वो 1 बरस वो सुना के उसका सर वो माइंड का हो गया था अगेंस्ट हिंदुस्तान। जी, उससे जब आपने पूछताछ की तो ये बताइए कि हमें किस किस तरह की जानकारी मिली जिससे कि पाकिस्तान के इस पूरे मामले में भूमिका जो है सामने आती है? देखिए, उसने जो मालूमात दी उसकी वजह से हमको बहुत सा एविडेंस मिला। एक ध्यान में रखिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत से अटैक किए गए, 9/11 पकड़ो या और भी कुछ भी, 93 ब्लास्ट हो, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये पहली केस है कि हमने जो पहले तो आपने देखा भी होगा कि 2-3 महीने तो वो बोल रहे थे, 2 महीने बोल रहे थे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ये तो कलकत्ता का आदमी है, ये पाकिस्तान हमारा आदमी नहीं है। लेकिन हमने बाद में जो एविडेंस दिए, बहुत से एविडेंस दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बाकी सब, इसके वजह से पाकिस्तान ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये कसाब हमारा आदमी है। जो मरे हैं उसमें से 9 में से 6 आदमी हमारे हैं। क्यों उन लोग ने बाकी के 3 क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? उनके बारे में हमको ज्यादा मालूमात नहीं मिली। अभी अगर कसाब ने बोला साहब वो आदमी है ना, वो मर गया ना, टेररिस्ट, वो बंबई का है, अभी बंबई में खान नाम के हजारों आदमी रहेंगे, बाकी के 6 लोगों का उसने पते के साथ
कि बंबई में, महाराष्ट्र में बंबई है, बंबई के चर्च गेट में है, चर्च गेट में स्टेशन के पूरब के तरफ है, ये सब डिटेल उसने दिया था। उस वजह से पाकिस्तान ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि कसाब हमारा है और ये 6 आदमी हमारे, बाकी के 3 लोगों के एड्रेस अधूरे रहने की वजह से, कम होने की वजह से हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, ऐसे पाकिस्तान का कहना था। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आई कि मैंने कसाब का ट्रायल मुकदमा कवर किया था, जो कि आर्थर रोड जेल प्रेमाइसिस के भीतर ही बनाया गया था उस अदालत को। तो वहां पर अक्सर कसाब मराठी में कुछ कुछ बोल देता था, और जो जेलर थी उस वक्त सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे, उन्होंने भी आश्चर्य जताया था कि इसको मराठी कैसे आती है। तो उसके पीछे का क्या राज है? कसाब जो पाकिस्तानी हो, मराठी कैसे सीख गया था? देखिए, पहली बात ऐसी है, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। वो हमने जो दिन उसको पकड़ा, यानी 27 तारीख को रात को 0040 को उसको, वो हमारे ताबे में आया, तभी उसको मराठी नहीं, 1-2 महीने उसको मराठी नहीं आती थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा बात कर, पूरा नहीं बात कर रहा था। तो वो तो पहले तो आप पंजाबी से ही बात कर रहा था, हिंदी भी वो बहुत अटक अटक के बात कर रहा था। बाद में हम लोग के साथ रहते हुए, हम लोग उसको हर बार पूछते हुए, हम आपस में बात करते हुए, ये वो कैच करने की उसकी ये बहुत थी, इसलिए वो मराठी थोड़े थोड़े बोलता था। चला आजचा दिवस संपला, आज कोर्ट संपलं, ऐसे पूरा ये शब्द नहीं बोल रहा था, वो एक एक छोटा छोटा शब्द बोल रहा था। अच्छा, कसाब अल्टीमेटली आपकी, यानी कि मुंबई पुलिस की अदालती लड़ाई में विक्ट्री हुई और कसाब को सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद जब तक सजा पर अमल नहीं किया गया, उसको आर्थर रोड जेल में ही रखा गया था। और जिस दिन उसको फांसी दी गई, उसके कुछ वक्त पहले आप उसको आर्थर रोड से लेकर पुणे छोड़कर आए, फांसी उसकी दिलवाने के लिए, उसको फांसी के फंदे तक एक तरह से आप पहुंचा कर आए। तो उस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, कसाब को आर्थर रोड जेल से निकालना और उसे पुणे की यरवदा जेल तक पहुंचाना। तो ये ऑपरेशन क्या था और कैसे इसको अंजाम दिया गया था? हालांकि आपकी कोशिश ये थी कि किसी को भनक नहीं लगे, लेकिन मेरे ही चैनल में काम करने वाले मेरे सहयोगी उमेश कुमार को खबर पता चल गई थी, और कसाब को फांसी दिए जाने से पहले ही उमेश की टीम आर्थर रोड जेल के सामने एक रात पहले ही छुपकर पहुंच गई थी। तो ये बताइए, जो ऑपरेशन एक्स इसका कुछ नाम दिया गया था, तो ये ऑपरेशन एक्स नाम दिया गया था। छुपाने का मतलब, देखिए, फांसी देने के बाद आपको आर पाटिल साहब जब भी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपको बुलाया और सब डिक्लेयर कर दिया, बता दिया था। उसको छुपाने का मतलब क्या था? क्योंकि जो आर्थर रोड जेल में हमको सिक्योरिटी हम रख सकते हैं, उतना हमको येरवड़ा में जगह नहीं थी सिक्योरिटी रखने की, पहली बात। दूसरी बात, समझो मैं लेके जा रहा हूं पुणे येरवड़ा में, कोई तो भी हिंदू या तो कसाब के खिलाफ वाले कोई भी, या तो मरे हुए कोई रिलेटिव, उन्होंने कुछ तकलीफ देना हो सकता था कि इसको जिंदा नहीं, इसको हम लोग लात से मार के खत्म करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता था। उसको हमने लीगली उसको अरेस्ट किया था, लीगली केस चलाई, लीगली ट्रायल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मर्सी पिटीशन हो गया, और फांसी भी लीगली देनी थी। इसके लिए ये थोड़ी सी छुपा के रखी थी बात, लेकिन जैसे उसको फांसी दी, वही मोमेंट पे हमारे तभी के होम मिनिस्टर, अभी मरहूम हैं आर पाटिल साहब ने सबको बुला के सब बताया है। अच्छा, कसाब फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले आपकी कुछ बात हुई थी कसाब से, वो इंसिडेंट जरा बताइए। जब भी मैं उसका इंट्रोगेशन करता था, तभी उसने मुझे बोला था कि साहब, आप सांसद पे हल्ला करने वाले, उनको आप 8 बरस फांसी नहीं दे सके, तो मेरे को क्या 8 बरस फांसी देगी? अभी 8 से गिनो, 8 बरस, पहली बात। दूसरी बात, अफजल गुरु की बात, अफजल गुरु की बात कर रहा था कि 8 बरस की फांसी नहीं दी, तो मेरे को आप अब भी मुझे पकड़ा है, पहली बात। और इधर बोले हिंदुस्तान में फांसी होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्टेड इनटू लाइफ होती है, ऐसा उसका कहना था। क्यों? मैं उसको पूछा, ये तेरे को कैसा मालूम? वो बोले, मेरे को मेरे ड्यूरिंग ट्रेनिंग के वक्त बताया गया है। तो बोले, मेरे को आप फांसी नहीं दे सकेंगे। मेरे को गुस्सा आता था, लेकिन गुस्सा आया था, लेकिन मैं मेरे हाथ कायदे से बंधे हुए थे। तो मैं बोला, बेटा, मन के मन में सोचा था, बेटा वो 8 बरस नहीं हुआ,
लेकिन तू तो फांसी जाने वाला ही है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऐसा था। मैं अकेला नहीं, हमारे 101 लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सब लोग ने तन मन और पूरा खून पसीना एक करके काम किया था, और उसको फांसी के सिवा कोई सजा ही नहीं थी, ये मुझे मालूम था। आपने अभी कहा कि आपको बड़ा गुस्सा आया था कसाब के इन शब्दों को सुन के। मैंने ये भी सुना है कि कसाब के प्रति मुंबई पुलिस में ही बड़ा गुस्सा था, और आपके सामने चैलेंज ये था कि ना केवल कसाब को बाहरी लोगों से बचाना, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत था कसाब, तो पाकिस्तानी एलिमेंट से तो बचाना था ही, लेकिन इसके साथ साथ खुद आपके अपने साथियों से भी बचाना था। मैंने सुना है कि अरुण जाधव, जब पहली बार अरुण जाधव नाम के जो पुलिस के सिपाही थे, जो सालस्कर, कामटे और करकरे की उस कॉलिस में मौजूद थे और जिंदा बच गए थे, तो उन्होंने जब कसाब को देखा तो अपना आपा खो बैठे, और इस तरह से उन्होंने बर्ताव किया जैसे अभी वो कसाब को गला दबाकर मार ही डालेंगे। तो वो इंसिडेंट क्या था? नहीं, कसाब को जाधव ने ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कभी भी नहीं किया, जब भी लेकिन एविडेंस को कोर्ट में आया था तभी उसको बहुत गुस्सा आया। उसने वो बता रहा था कि बाबा इसने फायरिंग की, मेरे 7 लोगों को मारा, ये मारा, तभी उसको वो बात करते करते, क्योंकि वो मरते मरते बचा है। नहीं, सब लोग ने सोचा था कि वो गया ही, क्योंकि गोली लगने के बाद आदमी रहना मीन्स उसका नसीब ही अच्छा, स्टार अच्छे होंगे तो ही वो बच सकते हैं। वो बात करते करते उसको गुस्सा आया था। उसके पहले पुलिस कस्टडी में उसका संबंध भी नहीं था, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी हमारे कस्टडी में था, यूनिट 1 एंड स्पेशल टीम जो भी 101 लोगों की थी, इंक्लूडिंग मारिया साहब, देवेंद्र भारती साहब और हम लोग सब। तभी ये जाधव का कुछ संबंध भी नहीं था, और जाधव ने ड्यूरिंग कस्टडी उसको देखने को भी नहीं मिला है, टू बी फ्रैंक। डायरेक्ट उसने देखा, पहले आइडेंटिफिकेशन परेड को आया था जब वो जेल कस्टडी में था, लेकिन एविडेंस के टाइम उसको जरा गुस्सा आया था और वो जरा कुछ अनाप शनाप बोल गया। जी, धन्यवाद महाले साहब हमसे इस बातचीत के लिए और तमाम खुलासे जो है कसाब से जुड़े हुए करने के लिए। कसाब को 2012 में नवंबर महीने में ही उसको फांसी दे दी गई थी पुणे के जगन्नाथ जेल में, और इस रविवार को 15वीं बरसी है उस हमले की। ऐसा हमला जैसा कि भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा, और मुंबई उस हमले को कभी नहीं भुला पाएगी, और ना ही उन शहीदों को कभी भुलाएगी जिन्होंने कि इन आतंकियों को खत्म करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जय हिंद। जय हिंद।